दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भीम। मैं शिवनाथ शिखर आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक ऐसा संकल्प, एक ऐसा प्रण, एक ऐसा निश्चय जिसने पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर को बदल कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिससे हिंदुस्तान में दलितों, शोषितों, वंचितों, मजलूमों और पिछड़ों के भविष्य को निर्धारित किया गया, उनके हक और अधिकार के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा दिवस, ऐसी तिथि जिसे हम सभी हिंदुस्तान के, भारत के लोग संकल्प दिवस के नाम से जानते हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, क्या है संकल्प दिवस, क्या है संकल्प भूमि, कहां पर है संकल्प भूमि और ये भूमि संकल्प भूमि के नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई, क्या है इससे जुड़ा हुआ इतिहास, क्या है इससे जुड़ा हुआ किस्सा, उसे लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दलितों, शोषितों, मजलूमों, पिछड़ों के मसीहा, उनके भविष्य में खुशियों को भरने वाले, उनके भविष्य को गढ़ने वाले और संविधान शिल्पी डॉक्टर अम्बेडकर आज जो संविधान निर्माता के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, वो एक क्यों रोए थे एक दिन, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, संकल्प दिवस जैसा कि हम सभी 23 सितंबर को मनाते हैं। 23 सितंबर 1917 ईस्वी को एक ऐसा स्थान जो बड़ोदरा में स्थित है, जिसे सयाजी बाग के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर ने बैठ करके रोया था, अपने आंसू बहाए थे और पूरे देश के भविष्य पर चिंता जताई थी, बहुजनों के भविष्य पर चिंता जताई थी और एक ऐसा संकल्प लिया था जिससे जन्म हुआ भारतीय संविधान का। उस दिवस को जब उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था कि हम भारत में पनपे जात पात, ऊंच नीच, छोटे बड़े, असमानता और गैर बराबरी को बदल करके समता मूलक समाज की स्थापना करूंगा, जिसमें सभी व्यक्ति एक समान होंगे, सबको अधिकार मिलेगा, सभी मानव माने जाएंगे, सभी इंसान माने जाएंगे। वो दिवस संकल्प दिवस के नाम से जाना जाता है और वो स्थान संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है, बड़ोदरा में सयाजी बाग, जहां पर बैठ करके अम्बेडकर रोए थे। क्यों रोए थे, क्या था माजरा, आइए छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सभी उस अतीत पर प्रकाश डालते हैं और अपने बहुजनों तक यह अम्बेडकर की पीड़ा को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि वे लोग जो अम्बेडकर के संघर्ष को नहीं जानते हैं वे जाने, जो अम्बेडकर के पीड़ा को नहीं जानते हैं उस मर्म को, उस पीड़ा को समझ सके। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सयाजी गायकवाड़ जो बड़ोदरा के महाराज थे, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा को देख करके स्कॉलरशिप दिया था, एजुकेशन लोन दिया था और कहा था कि जाओ तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करो और जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब तुम वापस चले आना। स्कॉलरशिप देने के साथ उन्होंने एक शर्त रखी थी, कहा था जब कभी तुम पढ़ाई करके वापस आओगे तो कम से कम 10 वर्ष तक बड़ोदरा रियासत में काम करोगे, नौकरी करोगे। सयाजी गायकवाड़ जिन्होंने उस समय मदद किया, स्कॉलरशिप दिया, एजुकेशन लोन दिया और डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अम्बेडकर वापस आते हैं, अपने वायदे के मुताबिक वो महाराज सयाजी गायकवाड़ के दरबार में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, आप आदेश करें, और उन्हें महाराज जी अपना सचिव नियुक्त कर देते हैं। सचिव का पद उस समय अच्छा खासा पद माना जाता था। आज के आईएएस लेवल के जो पद है उन्हीं के स्तर का था सचिव का पद, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बाहर से पढ़कर आए थे, उन्होंने सोचा था कि अब हिंदुस्तान में जात पात खत्म हो गया होगा और मैं पढ़ लिख गया हूं तो मेरे साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बचपन में उन्होंने बहुत सारी जाति जुल्म को देखा था और सहा था। लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। जब वो दफ्तर में पहुंचते हैं तो चपरासी तक उनसे ठीक से बात नहीं करता है, सब रास्ते से हट जाते हैं, दफ्तर छोड़ देते हैं। चपरासी भी फाइल को उठा करके देता है, कोई कपड़े को मुंह में लगाकर बात करता है, कोई पानी दूर से पिलाता है। ये सारा व्यवहार डॉक्टर अम्बेडकर जब उस दफ्तर में देखते हैं, उनसे रहा नहीं जाता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमारी जाति हमसे चिपकी हुई है, हमको वैसा ही ट्रीट किया जाता है, हमारे साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा पहले अछूतों के साथ किया जाता था। इसलिए वो बहुत ज्यादा समय बड़ौदा महाराज के यहाँ नहीं दे पाते हैं और वो नौकरी से इस्तीफा लगा देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आपको बताता चलूं कि जिस समय वो लौट करके कोलंबिया से आए थे तो वह किराए के मकान में रहते थे और वो मकान था पारसी धर्मशाला।
पारसी धर्मशाला में वो रुके थे, वहीं रहते थे और वहीं से जाते थे अपनी नौकरी को करने। बाद में पता चलता है जब कुछ लोगों को कि जो आपके यहाँ अम्बेडकर ठहरे हुए हैं वो महार दलित बिरादरी से हैं, नीची जात से हैं। इतना सुनते ही पारसी और अन्य उनके सहयोगी लोग उनका सामान उठा करके लाठी डंडे के बलबूते फेंक देते हैं और जबरन उन्हें उस धर्मशाला से निकाल देते हैं। तमाम उन्हें विनय करने के बाद भी कोई उनकी पीड़ा को, उनके मर्म को नहीं समझता है और आधी रात को अम्बेडकर अपने बोरी बिस्तरा को समेट करके और सड़कों पर निकल जाते हैं। उनके दिल में पीड़ा है, उनके दिल में चिंता है, उनके दिल में दुख है और उनके दिल में नफरत पैदा हो गई है और जाते हैं। और सयाजी महाराज का एक बाग है जिसको सयाजी बाग के नाम से जाना जाता है, वह वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगते हैं और सोचते हैं कि बताओ, मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हूँ, यदि मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो मेरे समाज के या पूरे देश के वे सभी लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दबे कुचले हैं, दलित शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके साथ क्या होता होगा। ये सोच सोच करके वो और फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन आप इतना जानिए, जब कोई महान आत्मा रोती है, जब कोई महान आत्मा को क्रोध आता है तो वो इतिहास को बदल कर रख देता है। ऐसा क्रोध डॉक्टर अंबेडकर को आता है और वह संकल्प लेते हैं उसी स्थान पर बाग में बैठ करके कि जब तक के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जात पात ऊंच नीच भेदभाव को खत्म नहीं कर दूंगा, जब तक के लिए दलितों शोषितों वंचितों को उनका अधिकार नहीं दे दूंगा, उन्हें इंसान नहीं बना दूंगा, तब तक के लिए मैं चैन से नहीं रुकूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सोच करके वह वहां से चल देते हैं और फिर लग जाते हैं आंदोलन में, लग जाते हैं अपने प्रण को पूरा करने में। और वह एक समय ऐसा आता है, भारत के संविधान को लिखते हैं, एक ऐसा संविधान जिसमें समता की बात है, जिसमें एकता की बात है, जिसमें बंधुत्व की बात है, जिसमें भाईचारे की बात है, जिसमें सभी धर्मों को सम्मान दिया गया है, जिसमें सभी व्यक्तियों को एक समान दर्जा दिया गया है, इंसान को इंसान बनाया गया है। ऐसा संविधान बना करके तैयार करते हैं। ऐसा संविधान जिसमें बुद्ध की विचारधारा है, ऐसा संविधान जिसमें कबीर की विचारधारा है, ऐसा संविधान जिसमें प्रेम है, करुणा है, दया है, ज्ञान है, शील है, प्रज्ञा है, एकता है। ऐसा अनूठा संविधान हमारे देश को डॉक्टर अंबेडकर देते हैं। और वह तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संविधान दिया है उस संविधान के बदौलत बहुजनों को या कोई भी जाति धर्म बिरादरी के दबे कुचले वंचित लोग हों, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। ऐसा संविधान दुनिया का सबसे अनूठा संविधान और सबसे विशाल संविधान है। यह संविधान जानने की जरूरत है, यह संविधान पढ़ने की जरूरत है। यदि आपके नजर में अंबेडकर गलत लगते हैं, इसका मतलब आप अंबेडकर को जानते नहीं हैं। आप अंबेडकर को पढ़िए। आपके नजर में यदि संविधान गलत है तो आप संविधान को जानते नहीं हैं, संविधान को आप पढ़िए, तभी आप अंबेडकर और संविधान को जान पाएंगे। अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, वो महामानव है। अंबेडकर एक विचार है, अंबेडकर नहीं है। उनके विचार अनंत काल तक लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे और लोग उनके नाम पर, लोग उनके विचारों को अपना साथी बना करके, अपना हथियार बना करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए आपको जब कभी मौका मिले, आप गुजरात में संकल्प भूमि की एक बार यात्रा जरूर करिएगा। आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी और आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरेंगे। इसलिए मैं अपने बहुजन साथियों से और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भले घर में कुछ ना रखें, लेकिन एक संविधान जरूर रखें। वो संविधान जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, मैं सभी साथियों से, खासकर बहुजन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को कलम और किताब की ताकत को समझाइए। आप अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाइए। आप अपने बच्चों के पीठ पर बस्ता ला दिए। कम उम्र में उनके हाथों में फावड़ा और सर पर टोकरी का भार मत दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वो बच्चे आपके भविष्य को, आपके घर के भविष्य को, आपके गांव समाज क्षेत्र के भविष्य को बदल सकते हैं। ऐसी क्षमता बच्चों में होती है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन ही सिखाता है। हमें संकल्प लेना चाहिए और निरंतर उस पर काम करना चाहिए। उनका सूत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसलिए साथियों बहुत ज्यादा बात न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।